हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4 कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका फैसिलिटीज़ फॉर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, मतलब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने जा रहे हैं कि फैक्टरिंग क्या होती है और फॉरफिटिंग क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, लोगों के कन्फ्यूजन रहती है कि फैक्टरिंग क्या होती है वास्तव में और फॉरफिटिंग क्या होती है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको फ्रेंड्स। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एक कोई इंटरनेशनल, देखिए दो तरीके की फैक्टरिंग हो सकती है फ्रेंड्स। पहले फैक्टरिंग की ही बात करेंगे, इस लेक्चर में हम डिटेल में फैक्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो दो तरीके के वो ट्रेड हो सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है, यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है, इंपोर्टर यहाँ पर है, एक्सपोर्टर यहाँ पर है, और वो दोनों हमारे देश के ही हैं। ठीक है, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो सकती है, ट्रेड हो सकता है, जिसमें इंपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर मान लीजिए इंडिया का है और इंपोर्टर मान लीजिए फॉरेन का है ना। तो ये दो केसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए जब अगर जो है दोनों अलग अलग देशों में इंपोर्टर एक्सपोर्टर होंगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल फॉरफिटिंग होगी। अगर दोनों एक ही देश के हैं तो वहाँ पर डोमेस्टिक फॉरफिटिंग होती है। ठीक है, अभी तो हमने ये समझा कि फॉरफिटिंग कितने टाइप की होती है। पहले ये समझते हैं फ्रेंड्स कि फॉरफिटिंग होती क्या है एक्चुअल सेंस में। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्सपोर्टर है जिसने अपना कुछ सामान जो है एक इम्पोर्टर को दिया हुआ है। ठीक है, कुछ सामान एक इम्पोर्टर को दिया हुआ है। मान लीजिए एक्सपोर्टर हमारे देश का एक्सपोर्टर है, उसने फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 कार जो है इस इम्पोर्टर को, यानी कि विदेश में भेज दिया है। या अपने देश का ही, डोमेस्टिक का ही एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, कि हमारे देश में एक एक्सपोर्टर है जिसने 200 कार जो है इस इम्पोर्टर को भेजा हुआ है। अब इस इम्पोर्टर के पास में दो चॉइसें हैं। पहली कि ये पेमेंट तुरंत कर दे, है ना। तो अगर पेमेंट तुरंत कहता है तो उसे हम साइट बिल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? साइट बिल कहते हैं। देखिए, जब भी इनके बीच में, इनके और इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कहने का एक जो है इनवाइस बन जाएगी और वो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगी। यहाँ से सामान जाएगा, फिर ये अपना सामान के साथ साथ बिल भी रेज करके देगा, और फिर ये जो है इम्पोर्टर यहाँ से पैसा रिलीज कर सकता है। अब पैसा एडवांस में भी रिलीज कर सकता है और पैसा कुछ समय, मतलब सामान पहुँचने के बाद में भी रिलीज कर सकता है। तो काफ़ी सारी सिचुएशन है। एक्सपोर्टर यहाँ पर है, इंपोर्टर आपका यहाँ पर है। इसने इसको सामान दिया हुआ है, गुड्स इसकी तरफ से जा रहा है और इधर से पैसे आने हैं। पैसे एडवांस में आ गए अगर, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए अगर इंपोर्टर ने एडवांस में 200 कार की पेमेंट मान लीजिए 10 करोड़ रुपए हुई, 10 करोड़ रुपए पहले ही पे कर दिए, तब तो बात ही खत्म हो गई। इस एक्सपोर्टर को कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है फ्रेंड्स कि यहाँ से सामान जाएगा और उसके बाद में पहुँचेगा, और पहुँचने के बाद में पेमेंट होगी। तो नॉर्मल केसेस में पहुँचने के बाद में भी पेमेंट कर देगा, तो भी मान लीजिए कि एक दिन लगा सामान पहुँचने में, तो एक दिन बाद उसको पैसे मिल जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है फ्रेंड्स कि जब मान लीजिए यहाँ पे एक्सपोर्टर ने सामान भेजा, सामान इंपोर्टर के पास पहुँचा, लेकिन इंपोर्टर ने क्या किया? क्रेडिट पर सामान ले लिया। मतलब उसने कहा कि मैं आपसे सामान तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 60 डेज़ के बाद पेमेंट करूँगा या 90 डेज़ के बाद पेमेंट करूँगा। तो उस केस में दिक्कत क्या आती है ये हम समझते हैं। मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं और आपने 200 कार बनाई और उसको बेच दिया, यहाँ पर दे दिया। अब आपके पास में जितनी पूंजी थी लगभग लग गई है, और अब आपको इसने कहा कि हम आपको 90 दिन बाद या 60 दिन बाद पेमेंट करेंगे। तो अब आपके पास में उतने पैसे नहीं रह गए। आपके पास मान लीजिए 20-25 कार प्रोड्यूस करने का ऑप्शन है ना। पैसे का क्रंच हो गया, लिक्विडिटी का क्रंच हो गया आपके पास में। अब मान लीजिए आपके पास में 200 कार का आर्डर या 100 कार का आर्डर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 100 कार कोई आपसे कहता है कि हमें 100 कार प्रोवाइड कर दीजिए। अब आपके पास प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 100 कार बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अब एक्सपोर्टर के पास अगर पैसे नहीं, तो उसके पास में एक चॉइस ये है कि वो बैंक चला जाए और बैंक से लोन ले ले, है ना। बैंक के पास चला गया और बैंक से लोन ले ले। अगर मान लो बैंक से लोन मिल जाता है, तब भी उसे पैसे मिले और उसने 100 कार बनाई और उस दूसरे इंपोर्टर को भेज दिया। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक से पैसे नहीं मिल पाते हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं भी मिल पाते हैं, भाई ऐसी सिचुएशन है। अब उस केस में एक्सपोर्टर के पास में कोई पैसा नहीं है, उसको 100 कार बनानी है, बैंक से भी पैसा नहीं मिल पाया है, पर वो चाहता है कि अगर 100 कार हम पहुँचा दें तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। अब पैसा है उसके पास में, कहाँ पर है? इस इंपोर्टर के पास है। अगर ये इंपोर्टर उसको पैसा पहले दे दे, भाई 90 दिन की बात हुई थी, या तो ये 90 दिन से पहले दे दे, तब तो उसका काम हो सकता है। लेकिन अगर मान लो ये इंपोर्टर के पास जाता है एक्सपोर्टर कि भाई हमको जो है 90 दिन से पहले ही दे दो, 40 दिन ही हुए हैं भले ही, लेकिन हमको एक कार का ऑर्डर आया हुआ 100 कार का हमको देना है। इंपोर्टर ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास में अभी पैसे नहीं हैं,
90 दिन की बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 90 दिन बाद ही देंगे। तो अब इंपोर्टर फिर फंस जाता है कि अब पैसे कहाँ से लाए। तो उसी केस में अब जब ये सारी सिचुएशन बैंक ने भी हाथ खड़े कर दिए, इंपोर्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, उस केस में ही जो है फैक्टर का रोल आता है फ्रेंड्स। किसका रोल आता है? इस सिचुएशन में फैक्टर का रोल आता है। यानी एक्सपोर्टर के पास में, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक थर्ड पार्टी यानी आपका फैक्टर इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर इंपोर्टर हो गया, यहाँ पर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कौन है? जिसने सामान भेजा है, 200 कार भेजी है, ठीक है। इंपोर्टर कौन है? जिसने डॉलर या रुपए वापस देने हैं इसको, है ना। अब मान लीजिए इससे एग्जांपल के तौर पर 200 करोड़ रुपए, या मान लीजिए 200 करोड़ रुपए नहीं, 10 करोड़ रुपए मिलने हैं इंपोर्टर से। कितने रुपए मिलने हैं? 10 करोड़ रुपए इसको मिलने हैं, जिसने एक्सपोर्ट किया वो सामान को, जो सेलर है ना। सेलर हो गया फ्रेंड्स, ये एक्सपोर्टर सेलर हो जाएगा, इंपोर्टर आपका बायर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब बातें लॉजिकली क्लियर होती हैं, ठीक है। तो बायर हो गया ये, सेलर हो गया ये। इससे इसको 10 करोड़ रुपए, सेलर को 10 करोड़ रुपए इससे मिलने हैं। अब मिल नहीं पा रहे हैं उससे, इसकी वजह से कार नहीं बना पा रहा है, तो एक पर्सन बीच में इन्वॉल्व होगा जिसे हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? फैक्टर कहते हैं। फैक्टर क्या कहता है कि आप ऐसा करो, इस एक्सपोर्टर से बोलेगा आप ऐसा करो, ये जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 200 कार का और 90 दिन बाद पेमेंट का, जब पेमेंट फ्रेंड्स जो है तुरंत होती है तो उसे साइट बिल कहते हैं, और जब कुछ दिन बाद होती है तो उसे युशांश बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? युशांश बिल कहते हैं। तो वो बोलता है कि आप हमें ना युशांश बिल अपना दे दो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बनाया हुआ है वो हमको दे दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंपोर्टर से पैसे निकलवा लेंगे 90 दिन बाद। यानी अब आपको 90 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में दो काम करूंगा मैं। एक तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक का ही पैसा दे पाऊंगा। यानी अगर आपको 10 करोड़ रुपए इस बिल ऑफ एक्सचेंज पर मिलने हैं, इस इनवाइस पर आपको 10 करोड़ मिलने हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 करोड़ रुपए दूंगा पहली। यानी उसने 2 करोड़ रुपए रोक लिए अपने पास में, और दूसरा इसके बदले में मैं सर्टन कमीशन भी लूँगा। मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो सर्टन कमीशन भी लेगा। तो अब जो ये एक्सपोर्टर है और जो ये आपका फैक्टर है, इनके बीच में ये टाई अप हो जाता है कि हाँ ठीक है। अब हुआ क्या कि एक्सपोर्टर के पास में 10 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए इमीडिएटली आ गए फ्रेंड्स, ओके। अब इनकी आपस में बातचीत हो गई एक्सपोर्टर और अपना फैक्टर के बीच में, और तुरंत ही उसने उसको उठा करके 8 करोड़ रुपए दे दिए। तो देखिए जो एक्सपोर्टर के पास में पैसे नहीं थे, वो पैसे इसके पास में पहुंच गए। किसके पास में पहुंच गए फ्रेंड्स? अपना एक्सपोर्टर के पास में पहुंच गए। तो सिचुएशन यही तो थी, प्रॉब्लम क्या थी? एक्सपोर्टर के पास में पैसे नहीं थे, इंपोर्टर पैसे दे नहीं रहा था, बैंक से उसको मान लीजिए पैसे मिल नहीं रहे थे। तो फैक्टर ने फ़ायदा क्या पहुंचाया? आप बताइए, फैक्टर ने क्या किया? फैक्टर ने ये किया कि जो इनका बिल था, जो इसकी इनवाइसिंग थी, जो बिलिंग थी, उसको अपने पास रखा और इनको 8 करोड़ रुपए उठा करके दे दिए। 80% दे दिया 10 करोड़ में से। और अब क्या करेगा ये फैक्टर? जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे, 90 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो ये इससे कांटेक्ट करेगा, इंपोर्टर के पास जाकर के कांटेक्ट करेगा कि 90 दिन हो गए हैं सर, अब आप पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर भी दो सिचुएशन होगी, इंपोर्टर देगा पैसे या नहीं देगा पैसे। अब मान लेते हैं हम दे देता है पैसे, उसने इसे 10 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। 8 करोड़ इसने पहले इसको दे रखे थे, अब केवल 2 ही करोड़ इस फैक्टर को इसको देने थे, लेकिन वो पूरे 2 करोड़ नहीं देगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसने कमीशन अपने ले लेने होते हैं। जो भी अरेंजमेंट हुआ हो 0.5% पे या 1% पे, जितने पर भी अरेंजमेंट हुआ उतना काट करके बाकी का पैसा ये इसको दे देगा, ठीक है। अब सिचुएशन दूसरी देखिए, मान लीजिए इंपोर्टर मना कर देता है हम पैसे नहीं देंगे। अगर इंपोर्टर मना कर देता है कि भाई ऐसा है कि सामान 200 कार तो मैंने ले ली, लेकिन पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। इस सिचुएशन में क्या होगा फ्रेंड? देखिए इस सिचुएशन में 2 तरीके की लायबिलिटी होती है। एक केस में सेलर की लायबिलिटी बनती है और एक केस में फैक्टर की लायबिलिटी है, और वो जो है आपके डिसाइड हो जाता है जब आप जो है फैक्टरिंग करते हैं। फैक्टरिंग करते समय देखिए, फैक्टरिंग जब आप कर रहे हैं तो आप फैक्टरिंग कर सकते हैं विथ रिकोर्स कर सकते हैं, और दूसरा विदाउट रिकोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं फ्रेंड? एक विथ रिकोर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, और विदाउट रिकोर्स का मतलब विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखेंगे, विथ रिकोर्स सेलर होता है यहाँ पर या एक्सपोर्टर होता है। जो सामान बेच रहा है, अगर उसने विथ रिकोर्स फैक्टरिंग करी है, इसका मतलब अगर इंपोर्टर पैसे नहीं देगा, इंपोर्टर ने पैसे देने से मना कर दिया, और जो आपकी फैक्टरिंग की कंडीशन है वो विथ रिकोर्स है, तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, सेलर जिम्मेदार होगा इंपोर्टर से पैसे निकलवाने के लिए। समझ लीजिए इस बात को कि सेलर जिम्मेदार होगा इंपोर्टर से पैसे निकलवाने के लिए। फैक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, चाहे इंपोर्टर पैसा दे
या ना दे, सेलर को पैसे नहीं निकलवा करके फैक्टर के पैसे देने होंगे। और अगर इंपोर्टर जो है पैसे नहीं देता है तो सेलर को वो जो 8 करोड़ रुपए इससे लिए थे वो तो लौटाने ही होंगे, प्लस कमीशन भी लौटाना होगा। तो विथ रिकोर्स अगर फैक्टरिंग होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर होती है? सेलर के कंधों पर होती है। और अगर विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग कर दी, मान लीजिए सेलर ने चालाकी करी और विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग कर दी, यानी विदाउट रिकोर्स का मतलब विदाउट लाइबिलिटी टू मी, बिना मेरी लाइबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस सिनारियो में विदाउट रिकोर्स में सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, फैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो इंपोर्टर के पास जाए और वहाँ से पैसा निकलवाए। समझिए इस बात को। अब पैसा कैसे निकलवाएगा? जो भी लीगल एक्शन है, जैसे भी होगा वो अप्रोच कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, जो भी है पैसे उसको इसको निकलवाने पड़ेंगे फैक्टर को। तो ये होता है फ्रेंड्स दो तरीके की सिचुएशन। विथ रिकोर्स में कौन जिम्मेदार होगा पैसे के लिए? सेलर जिम्मेदार होगा। विदाउट रिकोर्स में कौन जिम्मेदार होगा पैसे के लिए? फैक्टर जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका ओवरऑल फ्रेंड्स फैक्टरिंग। फिर से अब समझिए, इधर एक्सपोर्टर था, इधर इंपोर्टर था। एक्सपोर्टर के पास में पैसे, एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को पैसे दिए लेकिन उसे 90 दिन बाद मिलने थे, है ना। कुछ सामान भेजा लेकिन 90 दिन बाद पेमेंट की बात हुई। अब इसको पैसे अभी ज़रूरत थी तो उसने क्या किया, जो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना था उसको उठा करके फैक्टर को दे दिया। फैक्टर को दिया जब बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फैक्टर ने उठा करके उनको पेमेंट कर दी। तुरंत ही पेमेंट मिल गई, लेकिन पेमेंट की कंडीशन ये है कि 75 से 80% ही देता है। अब जब 90 दिन पूरे होते हैं, फैक्टर अप्रोच करता है आपका इंपोर्टर के पास में, वहाँ से पैसे लेने की कोशिश करता है। पैसे अगर मिल जाते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ पूरे के पूरे मिल जाते हैं, तो ये क्या करेगा, 8 करोड़ तो पहले ही एक्सपोर्टर को दे रखे हैं, 2 करोड़ रुपए और देने थे पर पूरे 2 करोड़ ना देगा, अपनी फीस वगैरह पेनल्टी वगैरह काट लेगा, जो भी कमीशन है। भाई ये रिस्क क्यों लेगा? आप समझिए, यहाँ पर फैक्टर रिस्क क्यों लेगा? अगर उसको कुछ कमाना नहीं है तो कोई ऐसा पागल तो होगा नहीं कि 8 करोड़ रुपए पहले दे देगा, 2 करोड़ बाद में दे देगा और बिना मतलब बीच में उलझा भी रहेगा ना। क्योंकि विदाउट रिकोर्स में सारी जिम्मेदारी अगर 10 करोड़ नहीं मिलते हैं तो फैक्टर की हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो फैक्टर का ये ओवरऑल रोल होता है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टरिंग क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपोर्टर अगर पैसे देने से मना कर देता है तो उस केस में अगर विथ रिकोर्स है तो ये जो एक्सपोर्टर है इसकी जिम्मेदारी होगी इंपोर्टर से पैसे निकलवाने की, और अगर विदाउट रिकोर्स है तो जो फैक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंपोर्टर से पैसे निकलवाने की। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका फैक्टरिंग का फंडा। इंटरनेशनल बिजनेस में देख लीजिए कुछ चेंजेज नहीं है। यहाँ पर एक्सपोर्टर है मान लीजिए इंडिया में, और आपका यहाँ पर मान लीजिए इंपोर्टर है यूएसए में मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सपोर्टर का अपना खुद का फैक्टर होगा और इंपोर्टर का अपना खुद का फैक्टर होगा, बस यही इतना चेंज हो जाता है। वहाँ पर क्या था, एक ही फैक्टर लगा हुआ था, यहाँ पर 2 फैक्टर लगते हैं, बस इतना ही है चेंज। यानी एक्सपोर्टर अपने फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये फैक्टर इस फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब जो है कि फैक्टरिंग करनी है, और फिर ये आपका इंपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये इस तरीके से चलता है। उसमें क्या था सीन कि एक फैक्टर था, क्योंकि एक ही देश में थे तो ये एक चल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विदेश में हो सकता है ये कंपनी की अगर दोनों, इस कंपनी की दोनों ब्रांच, यहाँ भी ब्रांच है यहाँ भी ब्रांच है, इंडिया में भी है अमेरिका में भी है, तो हो सकता है एक ही फैक्टर हो, तो ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है मैडम, तो एक्सपोर्टर हो जाएगा, इंपोर्टर हो जाएगा। अगर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक फैक्टर हो गया, आपस में बातचीत हो गई, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात करें, यहाँ एक्सपोर्टर होता है, यहाँ पर इंपोर्टर होता है, यहाँ पर इसका फैक्टर होगा और यहाँ पर इसमें विदेश में इसका फैक्टर होगा, और ये इंपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये पूरा इस तरीके से प्रोसेस चलती है। अब कई बार एक ही कंपनी के दोनों जगहों पर अगर बिजनेस होते हैं, जो फैक्टर है उसका यहाँ भी बिजनेस है, उसका अमेरिका में भी बिजनेस है, तो यहाँ पर सिंगल फैक्टर पर भी काम चल सकता है फ्रेंड्स। ओके, अब फैक्टरिंग आपको क्लियर हो गई। फॉरफिटिंग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लीजिए, क्योंकि अगर फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। देखिए फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे इसने इसको इंपोर्टर को पैसे दिए, वो दिए थे, कार दी थी, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टर था, इसको 10 करोड़ रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था, मिलने थे। ठीक है, जो फैक्टर था उसने क्या कहा था फ्रेंड्स, उसने ये कहा था कि भाई हम आपको मैक्सिमम 80% देंगे। ये 80% वाली जो कंडीशन होती है वो, अगर देखिए ध्यान दीजिए, सब कुछ एकदम फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग एकदम एक जैसी होती हैं, सिर्फ डिफरेंस 2 जगहों पर लाई करता है। पहला डिफरेंस इस जगह पर कि अगर आपको 80% तक काम चल जा रहा है तो आप फैक्टरिंग करवाइए। अगर आपको पूरा का पूरा पैसा चाहिए, 100% पैसे चाहिए, अगर आप इसको 10 करोड़ के 10 करोड़ पूरे चाहिए,
तो वो फॉरफिटर से बात करेगा। समझिए इस बात को, मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है, आपकी जो डील है, मान लीजिए 10 करोड़ की है, अगर आपका काम 80% पैसे से चल जाता है तो आप फैक्टर से मिलिए, फैक्टरिंग करवा लीजिए। और अगर आपको पूरे के पूरे 100% पैसा चाहिए तो आप फॉरफिटर से मिलिए। यानी फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। ये बस केवल 80% तक पैसा दे देता है, ये 100% तक पैसा देता है। कौन? फॉरफिटर। जो आपका फॉरफिटिंग करेगा वो 100% पूरा का पूरा पैसा दे देगा। 400 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप फैक्टर के पास जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 80% यानी कि जो है 320 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। लेकिन मुझे 400 करोड़ पूरे चाहिए, जितने की इनवाइस है उतना पूरा पैसा चाहिए, तो अब मुझे फॉरफिटर के पास जाना पड़ेगा। जो आदमी फॉरफिटिंग करता है वो मुझे पूरे के पूरे 400 करोड़ रुपए दे देगा। मैं फैक्टर के पास नहीं जाऊंगा, फैक्टरिंग नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 320 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मुझे पूरे पैसे चाहिए भाई मेरे। तो मुझे पूरे पैसे 400 करोड़ चाहिए, तो मैं फॉरफिटिंग के पास जाऊँगा, फॉरफिटिंग करवाऊँगा। ठीक है। दूसरा, फैक्टरिंग में फ्रेंड्स आपका, एक सेकेंड, फैक्टरिंग में दो ऑप्शंस होते हैं, एक विथ रिकोर्स और दूसरा विदाउट रिकोर्स होता है। ठीक है। फैक्टरिंग में कितने ऑप्शंस होते हैं फ्रेंड्स? हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। और जबकि फॉरफिटिंग में, तो फैक्टरिंग में फ्रेंड्स आपके पास दो ऑप्शन होता है, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स होता है। ठीक है। विथ रिकोर्स में किसकी जिम्मेदारी होती है? सेलर की जिम्मेदारी होती है, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी होती है। विदाउट रिकोर्स में किसकी जिम्मेदारी होती है? विदाउट रिकोर्स मतलब सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। और जो आपकी फॉरफिटिंग होती है फ्रेंड्स, वो हमेशा ध्यान रखेंगे, फॉरफिटिंग विदाउट रिकोर्स ही होती है, विदाउट रिकोर्स ही होती है। इसमें विथ रिकोर्स का ऑप्शन नहीं होता। यानी फॉरफिटिंग में सेलर की जिम्मेदारी कभी नहीं बनती है, हमेशा फॉरफिटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने देखा कि फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग दोनों एक जैसे होते हैं, दो डिफरेंस होते हैं। अगर हम फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में अभी तक बात करें, फॉरफिटिंग की बात करें, तो एक तो फैक्टर आपको 80% तक का जो है पैसा, इनवाइस वैल्यू का पैसा देता है, फाइनेंस करता है, जबकि फॉरफिटर आपको 100% दे देता है। फैक्टरिंग में आपको विथ रिकोर्स और विथ आउट रिकोर्स दो ऑप्शन होते हैं, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, जबकि यहाँ पर सिर्फ विदाउट रिकोर्स का ऑप्शन होता है, विदाउट रिकोर्स ही होता है, विथ रिकोर्स होता ही नहीं है। ठीक है। दो डिफरेंस हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट जो होता है, फर्क होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि फॉरफिटिंग हमेशा जो है किसी लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी के बेसिस पर ही की जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है। फॉरफिटिंग हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी के बेस पर ही की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, आप समझिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉरफिटर आपको पूरे के पूरे पैसे 100% दे रहा है, तो उसको क्या यहाँ पर 80% ही दे पा रहा है, इसको ये 100% क्यों दे रहा है? ऐसे इतनी हिम्मत कहाँ से आ जा रही है? इतनी हिम्मत इसीलिए उसको 100% आ जाती है कि मैं पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर दूंगा, क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी इशू करवा लेता है इंपोर्टर से। किससे इशू करवा लेगा? इंपोर्टर से, कि भाई हमको बैंक गारंटी ला करके दो या फिर जो है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा करके दो, तभी हम 100% देंगे। अब एक बार बैंक गारंटी बन गई या लेटर ऑफ क्रेडिट बन गया तो इसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं और बैंक से जो पैसा होता है वो आसानी से मिल सकता है। इसीलिए जो फॉरफिटर होता है वो पूरी तरह से मतलब फ्री महसूस करता है और सारे के सारे पैसे उठा करके दे देता है फ्रेंड्स। ओके। तो फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग, आई होप अब आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं होगी। फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों क्या हैं, तो भाई दोनों एक ही चीज़ होती है। फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग दोनों एक ही चीज़ होती हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, उसको डिस्काउंट करते हैं, एक तरीके से कहा जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने का काम या बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में पैसे देने का काम या लोन देने का काम करते हैं, फाइनेंस करने का काम करते हैं। बशर्ते कि फैक्टर 75% से 80% तक सैंक्शन करता है, ये पूरे के पूरे 100% तक करता है। इसमें विथ रिकोर्स का ऑप्शन और विदाउट रिकोर्स का ऑप्शन होता है। इसमें सिर्फ विदाउट रिकोर्स का ऑप्शन होता है, यानी सेलर की जिम्मेदारी कभी नहीं होती है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरफिटर की ही होती है। इसको फैक्टर कहते हैं, उसको फॉरफिटर कहते हैं। और इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी इन्वॉल्व रहती है, जबकि इसमें नहीं रहती है। तो फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग दोनों एक ही चीज़ होती है, हम ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, इसीलिए फैक्टरिंग कहते हैं, इसीलिए फॉरफिटिंग कहते हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमने मतलब थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है। अब फ्रेंड्स जो है इसका हम ज़रा सा जो लैंग्वेज है, जो बातें हैं, जो आपके एग्जाम में और बातें पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जितना कुछ भी बताया लगभग वही सारी बातें ही होंगी, बस ये है कि थोड़ा थ्योरी मोड में पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड। देखिए, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग दो प्रोडक्ट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं एक्सपोर्टर टू सेल देयर बुक डेट्स।
एंड रेज फाइनेंस अपफ्रंट। ठीक है, तो ये फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग जो है दो प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्सपोर्टर को उनके बुक डेट्स का मतलब आप समझ लीजिए, वैसे समझाता तो मुश्किल होता। बुक डेट्स का मतलब यही हुआ कि उनकी किताबों में जो उधारी रखी हुई है, इस इंपोर्टर को जो हमने 10 करोड़ रुपए लेने थे वही उसका बुक डेट हो गया। 10 करोड़ रुपए का बुक डेट था, उसको बेचते हैं। किसको बेच देते हैं? फैक्टर को बेच देते हैं। फैक्टर उसको खरीदता है, बदले में 80% से 75% तक का पैसा दे देता है। एंड रेज फाइनेंस अपफ्रंट, और इसमें फाइनेंस रेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए 8 करोड़ रुपए मिल रहे तो फाइनेंस रेज कर रहा था। फैक्टरिंग के बारे में बात करते हैं, वही सारी बातें जो मैंने बताई फ्रेंड्स, वही सब कुछ यहाँ पर है। फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक एग्रीमेंट होता है किसके किसके बीच में? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे फैक्टर कहते हैं, एंड द बिजनेस कंसर्न। और बिजनेस कंसर्न कौन होगा? सेलर या एक्सपोर्टर के बीच में। फैक्टरिंग कौन करवाएगा? एक्सपोर्टर करवाता है फैक्टर के साथ मिल करके। फैक्टर के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका पैसा, एक्सपोर्टर का पैसा अटका हुआ है, इसलिए इसको ज़रूरत है। इंपोर्टर को कोई टेंशन ही नहीं है, समझिए। एक्सपोर्टर के पास में 100 कार सप्लाई करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए ये फैक्टर के साथ में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, है ना। सेलिंग, इसमें जो आपका सेलर होता है वो क्या करता है? गुड्स या सर्विस बेचता है कस्टमर को क्रेडिट पर, जहाँ पर वेयर बाई फैक्टर परचेजेज द क्लाइंट्स बुक डेट्स, जहाँ पर फैक्टर क्या करेगा? जो इनका क्लाइंट है यानी एक्सपोर्टर या सेलर है उसके बुक डेट को परचेज कर लेता है विथ आर विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स दोनों ऑप्शन होते हैं। विथ रिकोर्स में जो लाइबिलिटी होती है वो सेलर की होती है पैसे निकलवाने की, विदाउट रिकोर्स में जो जिम्मेदारी होती है वो फैक्टर की होती है। ठीक है, टू द क्लाइंट एंड इन रिलेशन टू देयर कंट्रोल क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द कस्टमर एडमिनिस्टर द सेल्स लेजर। तो मतलब कहने का फैक्टर जो है वो सेल्स लेजर वगैरह भी मैनेज करता है, सारा फॉलोअप वगैरह करता है। तो फैक्टरिंग यही बात हो गई जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, केवल थेरी है इसमें और कुछ नहीं है। जो बताया है सारी वही बातें हैं फ्रेंड्स आपको। एज गिवन अवेक परचेज ऑफ बुक डेट इट्स सेंट्रल फंक्शन। तो जो फैक्टर होता है फैक्टरिंग में, उसका मेन फंक्शन क्या है? बुक डेट्स को खरीदना, मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको खरीदा और उसके बदले में पैसे देना, वो मेन काम है। वाइल क्रेडिट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स लेजर आर अदर सर्विसेज। इसके अलावा मतलब कहने का जो फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स जो है वो आपका बुक डेट्स को तो परचेज करते हैं, साथ ही साथ क्रेडिट कंट्रोल और सेल्स लेजर का एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं। मतलब सेल्स लेजर वगैरह की जिम्मेदारी अब उनकी हो जाती है, फॉलोअप वगैरह करना उनका काम हो जाता है। जो एक्सपोर्टर उसकी चिंता खत्म हो जाती है। वैसे तो फैक्टरिंग मतलब दुनिया में काफ़ी पहले से है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में कुछ 1990 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी। किसकी रिकमेंडेशन पर? कल्याण सुंदरम कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एक्सेप्ट किया गया था। ये कमेटी बनी थी कि आप ये बताइए कि क्या हमारे देश में मतलब फैक्टरिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये फिजिबल है या नहीं फिजिबल है। तो कल्याण सुंदरम कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि फैक्टरिंग हमारे देश में किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई थी? तो फ्रेंड्स कल्याण सुंदरम कमेटी की रिकमेंडेशन पर फैक्टरिंग आई थी। फैक्टर जो है मतलब डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेट का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब जो इनका उधारी होती है उसका मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजिंग द सेल्स लेजर ऑफ क्लाइंट, सेविंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग, इनवाइसिंग, क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन। तो मतलब कहने का कि अब ये सारे काम जो क्लाइंट को करने थे, एक्सपोर्टर को करने थे, बुक कीपिंग करेंगे, इनवाइस बनाएंगे या इनवाइसिंग करेंगे, क्रेडिट कंट्रोल करेंगे, उनका डेट कलेक्शन का काम करेंगे, ये सारा जो है साथ ही साथ फॉलोअप करेंगे डेट कलेक्शन के लिए। तो ये सारा काम अब जो है किसका हो जाता है? ये हो जाता है फैक्टर का। तो अब जिम्मेदारी किसकी रह जाती है? केवल फैक्टर की रह जाती है। डेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम अब जो है फैक्टर करने लगते हैं, तो ये बेनिफिट हो जाता है। क्रेडिट प्रोटेक्शन क्या होता है? एज प्रोफेशनल फैक्टर्स विल हैव फैसिलिटी फॉर क्रेडिट इंटेलिजेंस टू एनेबल देम टू एक्सेस क्रेडिट रिस्क एंड एडवाइस क्लाइंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, फैक्टर्स जो मतलब अपने जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वो इसी काम में लगे होते हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि कौन सा जो इम्पोर्टर है उसका क्रेडिट कैसा है, उसकी मतलब उसकी व्यवहार कैसा है, या फिर उसकी पोर्टफोलियो कैसा है, कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो उन सब बातों को मतलब कहने का अगर हम देंगे पैसे तो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, तो उसको सारी चीज़ों को एसेस करता है, क्रेडिट रिस्क को एसेस करता है कि अगर हम इससे फैक्टरिंग करते हैं और वो इंपोर्टर से पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और अपने क्लाइंट को उसी के अकॉर्डिंग वो एडवाइस करता है। तो क्रेडिट प्रोटेक्शन भी हो जाता है। कहने मतलब ये हो कि अगर फैक्टर जो है नेगेटिव वो दे देगा कि ये जिसको आप दे रहे हैं इसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, तो उस केस में जो है हो सकता है कि जो एक्सपोर्टर है वो उसको सामान ना दे। तो क्रेडिट प्रोटेक्शन भी करवा देते हैं। और चूँकि डाटाबेस बनाते जाते हैं, ना, डेटाबेस ऑफ इंडिविजुअल बायर, जो खरीदार हैं, जो इंपोर्टर हैं, उनका डेटाबेस धीरे धीरे समय के साथ साथ बनता जाता है इन फैक्टर्स के पास में, और इसको जो है मतलब पैसे लेकर के अपने क्लाइंट को इसको
दे भी सकते हैं। कहने मतलब ये होगा कि जैसे अभी मान लीजिए फैक्टरिंग जो फैक्टर उसने साल भर में 300 इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए फैक्टरिंग करी, तो उन 300 लोगों के बारे में उसको आइडिया हो जाता ना कि जिसको इसने पैसे दिए थे बैंक ने, मतलब जिसको एक्सपोर्टर ने सामान बेचा था, इनमें से कौन कौन से इंपोर्टर हैं 300 में से जिन्होंने पैसे आसानी से लौटा दिए, कितने डिफ़ॉल्ट कर गए, तो एक अच्छा खासा डेटाबेस भी इनके पास बन जाता है। फैक्टर फाइनेंसिंग भी करते हैं 75% से ले करके 80% तक जो है फैक्टरिंग जो फाइनेंसिंग होती है वो प्रोवाइड करते हैं। जितना भी इनवाइस की वैल्यू होगी उसके 75 से 80% तक जो पैसा है वो प्रोवाइड कर देते हैं। वाइल इन इंडिया फाइनेंसिंग एसेंशियल एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे कि फैक्टर के लिए हमारे देश में जो फाइनेंसिंग है वो इसेंशियल एक्टिविटी है, जबकि दूसरी कंट्रीज में इसेंशियल एक्टिविटी नहीं है। ध्यान रखेंगे हमारे देश में फैक्टर जो है उसके लिए फाइनेंस करना इसेंशियल एक्टिविटी में आता है, जैसे बैंकिंग जो है इसेंशियल एक्टिविटी होती है। हाउ फैक्टरिंग वर्क्स, तो फैक्टरिंग काम कैसे करता है या फैक्टर मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। फॉर फैक्टरिंग ऑपरेशन बेसिक नीड इज टू हैव फैक्टरिंग एग्रीमेंट बिटवीन फैक्टर और क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब यहाँ पर एक्सपोर्टर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि फैक्टर और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा बिसाइड्स टू पार्टीज, परचेजर हु हैज़ परचेज द गुड एंड आल्सो पार्टी टू फैक्टरिंग डील नॉर्मली इन्वॉल्व द स्टेप एज गिवन बिलो। तो इसमें देखिए 3 पार्टियाँ इन्वॉल्व हो गई, एक्सपोर्टर इन्वॉल्व हो गया, इंपोर्टर इन्वॉल्व हो गया और फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। और अगर मान लीजिए जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड है तो 2 फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर हम पूरा सिस्टम देखें तो। अब देखिए समझते हैं कि कैसे कैसे चलता है। जो क्लाइंट है या एक्सपोर्टर है उसको पैसे की नीड है, इसलिए वो अप्रोच करेगा फैक्टर के साथ पास विथ रिक्विजिट डिटेल ऑफ बिजनेस डेटर ऑर्डर इन हैंड विच इंटेंड टू गेट फॉर फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो क्लाइंट है एक्सपोर्टर है वो अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ में कि मतलब कितना पैसा मिलना है, उसके पास कौन सा ऑर्डर आया है, कितने पैसे चाहिए, ये सारी डिटेल के साथ फैक्टर के पास जाता है। फैक्टर और फैक्टर यहाँ पर एक्सपोर्ट फैक्टर की बात हो रही है। एक्सपोर्ट फैक्टर क्यों बात हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सपोर्टर की कंट्री वाला फैक्टर, इसलिए एक्सपोर्ट फैक्टर कॉन्टैक्ट हिज काउंटर पार्ट इन द कंट्री ऑफ इंपोर्टर ऑफ बायर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक्सपोर्टर जो है गया किसके पास, अपने फैक्टर के पास में। अब ये फैक्टर जो है अपने दूसरे देश वाले जहाँ इंपोर्ट हुआ है पैसा, गुड्स जहाँ इंपोर्ट होके गया है उससे कांटेक्ट करेगा। तो काउंटर पार्ट में जो उसका कंट्री ऑफ इंपोर्ट बायर होता है नोन एज इंपोर्ट फैक्टर, उससे कांटेक्ट करता है। तो फैक्टर जो है एक्सपोर्टर का जो फैक्टर होता है वो अपने काउंटर पार्ट जो कंट्री है, जैसे यूएसए में गया है तो वहाँ के फैक्टर से कांटेक्ट करेगा जिसे इंपोर्ट फैक्टर कहते हैं। टू असेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ डेटर्स या बायर एंड सेट लिमिट ऑन हिम, उससे कहता है कि तुम उसकी जो इंपोर्टर है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस देखो कैसा है ये कस्टमर, है ना। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है इंपोर्टर, जो हमारा ये जो फैक्टर है ऐसा क्यों कर रहा है, एसेस क्यों कर रहा है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस क्यों देखना चाहता है, क्योंकि अगर विदाउट रिकोर्स जो है फैक्टरिंग होगी तो जिम्मेदारी फैक्टर की ही होगी उससे पैसे निकलवाने की इंपोर्टर से, इसलिए उसको ये मजबूरी होती है ये जानना कि हाँ हमारा जो इंपोर्टर है वो कैसा है। और सेट लिमिट ऑन हिम, साथ ही साथ वो कहता है इंपोर्ट फैक्टर को कि आप इसके ऊपर लिमिट सेट करो कि हम मैक्सिमम कितने करोड़ रुपए अलाउ कर सकते हैं, तो एक लिमिट भी सेट करने के लिए वो कहता है। द एक्सपोर्ट फैक्टर साइंस एंड एग्रीमेंट विथ हिज क्लाइंट, है ना। अगर सब कुछ बात बन जाती है तो जो एक्सपोर्ट फैक्टर होता है वो अपने क्लाइंट का मतलब यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखेंगे एक्सपोर्टर के साथ में या सेलर के साथ में, सेलर या एक्सपोर्टर से एक ही है ना, और उसमें सारी टर्म्स और कंडीशन जो है लिख देता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो बायर इंपोर्टर उसकी इतनी लिमिट तक ही हम आपको पैसा दे पाएंगे। फिर क्लाइंट क्या करेगा, 2 कॉपी सबमिट करता है जो बायर डेटर्स पर जो है ड्रॉ की जाती है ना, जो इनवाइस बनेगी उसकी 2 कॉपियाँ सबमिट करता है, ठीक है। और वो जितना भी उसे पैसा मिल सकता है 80% तक वो फाइनेंस उससे ले लेता है। जो अपना एक्सपोर्टर उसको पैसे मिल गए और 2 कॉपी उसने सबमिट कर दी। द एक्सपोर्टर फैक्टर क्या करेगा, 1 कॉपी इनवाइस की जो है उसके काउंटर पार्ट को भेजता है। काउंटर पार्ट को उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट फैक्टर कहते हैं। जो इंपोर्ट वाली कंट्री में होता है उसे इंपोर्ट फैक्टर, जो एक्सपोर्टर की कंट्री में होता है उसे एक्सपोर्ट फैक्टर कहते हैं। इन द कंट्री ऑफ इंपोर्टर टू कलेक्ट द डेब्ट व्हेन ड्यू। तो अब क्या हुआ, कहने मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, अभी तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। एक्सपोर्टर ने पहले कांटेक्ट किया अपने फैक्टर से, फैक्टर ने फिर कांटेक्ट किया अपने ये एक्सपोर्ट फैक्टर ने कांटेक्ट किया इंपोर्ट फैक्टर से और इससे कहा कि तुम ये चेक करो कि ये जो इंपोर्टर है ये कैसा है, इसकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है। इंपोर्ट फैक्टर ने सारी बातें चेक की और सारा डेटा इसके साथ शेयर किया। फिर फैक्टर ने क्या किया, इसके एक्सपोर्टर या अपने क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक्सपोर्टर ने क्या किया, सामान भेज दिया और 2 कॉपियाँ जो हैं इनवाइस की सबमिट कर दी। एक कॉपी इस एक्सपोर्ट फैक्टर ने अपने पास रखी और एक कॉपी जो है अपने दूसरे काउंटर पार्ट इम्पोर्ट फैक्टर को भेज दी कि जब 90 दिन बीत जाएंगे, 60 दिन बीत जाएंगे या जब ड्यू होगा उस दिन तुम इस इम्पोर्टर के पास जाना और पैसे लेने की बात करना। द इम्पोर्ट फैक्टर कलेक्ट द डेट्स, ठीक है। अब इम्पोर्ट फैक्टर क्या करेगा, पैसे को कलेक्ट करेगा ऑन ड्यू डेट पर एंड रिमिट्स प्रोसीड टू द एक्सपोर्ट फैक्टर, और वो सारा पैसा जो भी मिलेगा उसको एक्सपोर्ट फैक्टर को वापस कर देगा। इनेबल हिम टू एडजस्ट हिज आउटस्टैंडिंग, और इससे जो एक्सपोर्ट फैक्टर है उसका सारा आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो जाता है। द बैलेंस अमाउंट रिलीज टू द एक्सपोर्टर आफ्टर एडजस्टिंग इंटरेस्ट चार्ज ETC, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको ना कि बैलेंस ही अमाउंट जाएगा। जैसे 8 करोड़ तो उसने पहले ही दे दिए थे टोटल 10 करोड़ में से, तो जो 2 करोड़ देने पूरा 2 करोड़ नहीं देता है, केवल बैलेंस अमाउंट देगा। अपना इंटरेस्ट चार्ज जो भी है, एक्सपोर्टर का जो फैक्टर होगा वो भी, इंपोर्टर का फैक्टर जो होगा वो भी, सभी पैसे चार्ज करेंगे, बाकी जो बचेगा वही देते हैं। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय डेटर्स, अब मान लीजिए ड्यू डेट पर डेटर्स नॉन पेमेंट करता है, नहीं पेमेंट करता है, इंपोर्ट फैक्टर सेटल द ड्यूज, ठीक है। इंपोर्ट फैक्टर जो है वो ड्यूज को सेटल करेगा। ध्यान रखेंगे कि जो इंपोर्ट फैक्टर है अब उसकी जिम्मेदारी होगी, ये विदाउट रिकोर्स की बात हो रही है कि उसको वो जो 2 करोड़ रुपए मिलने थे वो देने पड़ेंगे, 10 करोड़ रुपए पूरे के पूरे इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट फैक्टर ने 8 करोड़ ऑलरेडी दे रखा, तो 10 करोड़ इसको देगा, ठीक है। और इट विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्लाइंट एक्सपोर्ट फैक्टर, है ना। अब वो क्या करेगा कि अब उसको एक्सपोर्ट फैक्टर की जगह या अपने जो सेलर की जगह पर उसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मतलब शूज में एंट्री करने का मतलब वही हो गया कि अब आपको जो प्रॉब्लम उनकी थी वो प्रॉब्लम किसकी हो गई, अपना ये इंपोर्ट फैक्टर की होगी, पैसा तुम्हें वसूलना है। फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम द डेटर्स इंक्लूडिंग टेकिंग लीगल रिकोर्सेस, तो जो लीगल एक्शन या जैसे भी करके उसको पैसे अपने निकलवाने पड़ेंगे इंपोर्ट फैक्टर को, ठीक है, अगर ड्यू डेट पर नॉन पेमेंट हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड फॉर एक्सपोर्टर क्लाइंट एंड हिज प्राइस बेरिंग कैपेसिटी, मतलब कहने का ये है कि डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स, देखिए मैं इसमें आपको फिर से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लगभग सारी बातें ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तो एक बार सिर्फ देख ले रहे हैं। तो इस समय जो है कुछ डिफरेंट टाइप की जो फैक्टरिंग इस समय फैशन में है वो कौन कौन सी हैं। सिंगल फैक्टर सिस्टम हो गया फ्रेंड्स, और 2 फैक्टर सिस्टम हो गया। बहुत ही क्लियर सी बात समझ लीजिए, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पर एक्सपोर्टर है, यहाँ पर इंपोर्टर है। अब एक फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर 2 हैं वास्तव में, लेकिन जो फैक्टर है मान लीजिए ABC कंपनी है कोई, तो ABC इंडिया में भी काम करती है और ABC कंपनी आपकी अमेरिका में भी काम करती है। तो क्या हुआ, एक ही फैक्टर हो गया ना एक तरीके से। तो अगर जो सर्विसेज ले रहे हैं वो हम 2 फैक्टर ना मान करके इसको एक ही फैक्टर मानते हैं, क्योंकि ABC से ये भी फैक्टरिंग करवा रहा है और यहाँ पर भी ABC इंडिया लिमिटेड या जो भी कंपनी है उससे ही ये भी फैक्टरिंग करवाए, तो यही सिंगल फैक्टर सिस्टम होता है, ठीक है। व्हेन वेयर यूजुअली द एक्सपोर्टर एंड द इंपोर्टर डिसाइड टू हैव ए कॉमन फैक्टर, जहाँ पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर ये डिसाइड करते हैं कि एक कॉमन फैक्टर रखते हैं जिसकी ऑफिस या ब्रांचेज जो है दोनों कंट्रियों में हों। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, स्पीड अप हो जाती है प्रोसेस और दाम भी घट जाता है। थोड़ा सा एक ही कंपनी से अगर डील करना है दोनों लोगों को तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं देन कि यहाँ पर 2 लोगों से डील करने की। और 2 फैक्टर सिस्टम में एक इंपोर्टर की कंट्री का और एक एक्सपोर्टर की कंट्री का दोनों अलग अलग काम करते हैं। वेयर 2 डिफरेंट फैक्टर्स इन 2 कंट्रीज आर यूज्ड, है ना। 2 डिफरेंट फैक्टर 2 अलग अलग कंट्रियों में काम करते हैं। बोथ इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी सर्विसेज, एक एक्सपोर्टर को सर्विस दे रहा है, एक इंपोर्टर सर्विस दे रहा है, तो उसे 2 फैक्टर सिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गया। सिंगल फैक्टर या 1 फैक्टर सिस्टम कह सकते हैं, 2 फैक्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। 1 फैक्टर सिस्टम या सिंगल फैक्टर सिस्टम में ध्यान रखेंगे क्या चीज़ होती है कि दोनों कॉमन फैक्टर हो जाता है, बस इतना ही है। फैक्टर 2 हैं लेकिन वो कॉमन फैक्टर होने का सिंगल फैक्टर कहलाते हैं, और दोनों फैक्टर अगर अलग अलग हों तो 2 फैक्टर सिस्टम कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, ध्यान रखेंगे डायरेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और डायरेक्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग। अगर जो फैक्टर है वो एक्सपोर्टर की कंट्री का है तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फैक्टरिंग कहेंगे, सॉरी। और अगर जो आपका फैक्टर है वो इंपोर्टर की कंट्री का है तो उसे डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग कहते हैं। बस कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड। देखिए ये इन दिस केस ओनली 1 फैक्टरिंग कंपनी बेस्ड इन एक्सपोर्टर कंट्री इज एंगेज, ध्यान देंगे। मतलब कहने का कि ये एक तरीके से एग्जांपल इसका हो गया सिंगल फैक्टर सिस्टम का। इसमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरी में क्या होता है, ओनली 1 फैक्टरिंग कंपनी, एक ही फैक्टरिंग कंपनी जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री की बेस्ड है वही इंगेज होती है सारे काम करने के लिए। हु मेक्स ऑल अरेंजमेंट असेसमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ डेटर ETC ऑन हिज ओन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर एक्सपोर्टर हो गया आपका, यहाँ पर इंपोर्टर हो गया आपका,
ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्टर की कंट्री का कोई एक फैक्टर हो गया और इसी कंपनी के थ्रू सारा का सारा काम मैनेज किया जा रहा है फैक्टरिंग का। ये जो फैक्टर है एक्सपोर्टर की कंपनी का कंट्री में है, तो उसे ही हम फ्रेंड्स डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग कहते हैं। अब इसी के जगह पे उल्टा देख लीजिए, इधर एक्सपोर्टर हो गया आपका, इधर इंपोर्टर हो गया आपका, और इंपोर्टर की कंट्री की कोई कंपनी है जो फैक्टरिंग का काम देख रही है, इस देश में बेस्ड है, तो उसे डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग कह देते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग अगर आता है तो ध्यान रखेंगे इंपोर्टर की कंट्री में फैक्टर रखा है, जो फैक्टर है उस किस कंट्री का है, इंपोर्टर की कंट्री का है। और जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग है तो जो कंपनी है, जो फैक्टर है वो किस देश मतलब किस कंट्री में है, जहाँ का एक्सपोर्टर है। बस इतना ही होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ही इज इंगेज बाई इंपोर्टर टू प्राइमरली फैसिलिटेट। यहाँ पर अब चूंकि डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग का मतलब हुआ कि इंपोर्टर की कंट्री में होगा, तो इंपोर्टर की फैक्ट्री में हो कंपनी में होगा, या उसकी कंट्री में होगा, उसके देश में होगा, तो यहाँ पर सारा काम इंपोर्टर को करना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपोर्टर मान लीजिए इंडिया में है अगर एग्जाम्पल के तौर पर, और एक्सपोर्टर अगर अमेरिका में है, तो इंडिया वाले जो बिजनेसमैन है उसके लिए इस फैक्टर के पास पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में ये क्या होगा कि जो इंपोर्टर की कंट्री का इंपोर्टर ही खुद जा करके बात करता है फैक्टरिंग सर्विस के लिए। ठीक है, विथ रिकोर्स फैक्टरिंग का मैंने आपको बता दिया है। जब इंपोर्टर जो है पैसा नहीं पे करता है तो उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसा वसूलने की। विथ रिकोर्स हो गया, विदाउट रिकोर्स मतलब होता है जब जो है अगर मान लीजिए इंपोर्टर पैसा नहीं करता है तो सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेलर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे वसूलने की किसकी है, फैक्टर की होती है, उसे विदाउट रिकोर्स कहते हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं फैक्टरिंग के फ्रेंड्स? एडवांटेज ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इमीडिएट फाइनेंसिंग मिल जाती है 75 से 80%, जो भी इनवाइस की वैल्यू होती है ना, उसके 75 से 80% जो है इनवाइस वैल्यू का हमें फाइनेंस मिल जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना है उसी के बेसिस पर आपस में टाई अप हो जाता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो इंपोर्टर है उसकी कुछ कास्ट बच जाती है, क्योंकि उसको एलसी बनवाना नहीं पड़ता है। इंपोर्टर या जो बायर है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कहती है वो कैसा कस्टमर है, इसके बारे में भी एक चेक लग जाता है। सेल्स लेजर मेंटेनेंस का काम भी अब एक्सपोर्टर या क्लाइंट को ना करके ये काम जो है फैक्टर करता है। क्रेडिट प्रोटेक्शन ऑफ ऑल अप्रूव्ड डेटर्स लिमिट, चूँकि हर एक डेटर की एक लिमिट सेट करता है जो इंपोर्ट फैक्टर होता है, इसलिए क्रेडिट का प्रोटेक्शन भी हो जाता है। और नए एरिया, नई कंट्री जहाँ पर फैक्टरिंग या जहाँ पर हम सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए एडवाइजरी भी देता है कौन, आपका फैक्टर। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गए एडवांटेज। फैक्टरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? फैक्टरिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो 75% से 80% तक इनवाइस वैल्यू का हमको फाइनेंस मिल जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती है ना। इंपोर्टर या बायर की जो क्रेडिट है उसके बारे में हमें आसानी से पता चल जाता है फैक्टर के थ्रू, क्योंकि उनका डेटाबेस हो जाता है, बना हुआ होता है। सेल्स लेजर का मेंटेनेंस अब जो है एक्सपोर्टर या सेलर को नहीं करने की ज़रूरत है, बल्कि ये काम फैक्टर करता है। जो डेटर्स हैं उनकी लिमिट सेट कर दी जाती है, इसलिए क्रेडिट का प्रोटेक्शन भी हो जाता है। नए एरिया, नई जियोग्राफी, नई कंट्री कहाँ पर एंट्री की जा सकती है उसके लिए एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है फैक्टर फ्रेंड्स। ओके, तो लगभग सारी बातें अब आपको हमने बता दी हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फैक्टरिंग अब इससे ज़्यादा कुछ पूछने की उम्मीद नहीं की जाती है। विदाउट रिकोर्स ध्यान रखेंगे, यहाँ तक कि चेक में भी विदाउट रिकोर्स होता है फ्रेंड्स। अगर चेक जो है विदाउट रिकोर्स आपने साइन किया है तो इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर चेक बाउंस होता है यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, बल्कि जो मीडिएटर होगा, जिस आदमी ने आगे बढ़ाया होगा चेक, उसकी जिम्मेदारी होती है। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग का मतलब हुआ सेलर की जिम्मेदारी नहीं होती है, फैक्टर की जिम्मेदारी होती है अगर पैसा नहीं मिल रहा है इंपोर्टर से। विथ रिकोर्स का मतलब होता है अगर जो है पैसा नहीं मिलता है इंपोर्टर से तो अब सेलर की जिम्मेदारी है कि वो इंपोर्टर से पैसा निकलवाए, चाहे जिस भी तरीके से, चाहे लीगल एक्शन ले, चाहे जो भी करे। डायरेक्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है, अगर इंपोर्टर अपनी ही कंट्री में जा करके किसी फैक्टर से बात करे और वही फैक्टर जो है दोनों लोगों को, इंपोर्टर को भी और एक्सपोर्टर दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, है ना, तो उसे ही डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग कहते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग का मतलब इंपोर्टर की कंट्री का फैक्टर है और वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दोनों को कॉमन फैक्टर है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग का मतलब एक्सपोर्टर की कंट्री का फैक्टर है और वही एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टू फैक्टर सिस्टम का मतलब हुआ इंपोर्टर की कंट्री में अपना फैक्टर, एक्सपोर्टर की कंट्री में अपना फैक्टर, उसे जो है टू फैक्टर सिस्टम कहेंगे। सिंगल फैक्टर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इंपोर्टर की कंट्री और एक्सपोर्टर की कंट्री में दोनों में एक ही कॉमन जो है फैक्टर यूज कर लिया गया, एक ऐसा फैक्टर जो कि दोनों कंट्रियों में जो है काम कर रहा है, उसकी ब्रांच वहाँ भी है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर अगर हमने चूज कर लिया तो उसे सिंगल फैक्टर सिस्टम कह देते हैं
फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी हद तक ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। फैक्टरिंग में अब आपको कुछ ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए। फॉरफिटिंग के बारे में फ्रेंड्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जितनी बातें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी अभी शुरुआत में, वो थोड़ा सा एक बार ज़रा सा देख ही लेते हैं। फॉरफिटिंग टोटली सिमिलर होता है फैक्टरिंग के। जो फॉरफिटिंग होती है फ्रेंड्स वो एकदम फैक्टरिंग के जैसी होती है, एक्सेप्ट कुछ चेंजेज हैं। जैसे हियर जो पर्सन है वो क्या कहलाएगा, फॉरफिटर कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, जो वहाँ पर फैक्टर कहलाता था, तो यहाँ पर चूंकि फैक्टरिंग सर्विस थी तो फैक्टर कहलाता था, अब फॉरफिटिंग है तो फॉरफिटर कहलाएगा। यहाँ पर फाइनेंसिंग 100% होती है, वहाँ पर कितनी होती थी फ्रेंड, 75% से लेकर 80% तक। फैक्टरिंग में जो इनवाइस की वैल्यू है उसका 75 से 80% मिलता है, जबकि फॉरफिटिंग में 100% जो इनवाइस वैल्यू होते हैं उसको फाइनेंस कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फॉरफिटिंग जो होती है वो विदाउट रिकोर्स ही होती है, ओनली विदाउट रिकोर्स ऑप्शन अवेलेबल होता है। यानी अगर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है इंपोर्टर से तो एक्सपोर्टर इज नॉट लेबल फॉर एनी एक्शन, है ना, बल्कि वो सारा एफर्ट जो है किसको लगाना पड़ेगा, जो अपना फॉरफिटर होगा उसको जो है लीगल एक्शन वगैरह ले करके अपने पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, विथ रिकोर्स ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन फॉरफिटिंग। ध्यान रखेंगे विथ रिकोर्स होता ही नहीं है, फैक्टरिंग में होता था लेकिन फॉरफिटिंग में विथ रिकोर्स नहीं अवेलेबल है। फैक्टरिंग की जाती है या तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो या बैंक गारंटी हो, उसके बेसिस पर ही की जाती है। मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी होगी तो 100% फाइनेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक पैसे वापस करेगा ही करेगा। इसमें कुल कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंड्स फैक्टरिंग में, इंपोर्टर होगा, एक्सपोर्टर होगा, इंपोर्टर का बैंक होगा, एक्सपोर्टर का बैंक होगा और फॉरफिटर होगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए चूंकि बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व हो गया, इसलिए यहाँ पर एक्सपोर्टर, यहाँ पर इंपोर्टर। अब इसका बैंक भी होगा, इसका भी बैंक होगा, और बीच में एक जो है फॉरफिटर होगा, है ना। बिना बैंक के लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर जो है एलसी आपने पढ़ी है, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी वगैरह पढ़ा हुआ है, उसमें आपको पता है कि दोनों देशों के या दोनों तरफ के बैंक जो है इन्वॉल्व होते ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 पार्टियां होती हैं। अगर हम फैक्टरिंग की बात करें तो वहाँ पर कितनी पार्टियां होती हैं फ्रेंड्स, अगर डोमेस्टिक है तो यहाँ पर एक्सपोर्टर, यहाँ पर इंपोर्टर और यहाँ पर फैक्टर। अगर इंटरनेशनल है तो यहाँ पर एक्सपोर्टर, यहाँ पर इंपोर्टर, यहाँ एक्सपोर्टर का फैक्टर और यहाँ पर इंपोर्टर का फैक्टर, है ना। तो ये कुल मिलाकर के 3 पार्टियां या 4 पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन फॉरफिटिंग में 5 पार्टियां होती हैं। एक्सपोर्टर खुद होगा, इंपोर्टर खुद होगा, इंपोर्टर का बैंक होगा, एक्सपोर्टर का भी बैंक होगा, तो 4 लोग यही हो गए और एक फॉरफिटर भी होगा, 5 लोग होते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में केवल एक्जिम बैंक को ही आरबीआई ने अलाउ किया है फॉरफिटिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो अगले लेक्चर में हम फॉरफिटिंग के बारे में जितना जैसे ये फैक्टरिंग के बारे में पूरा लंबा सा लेक्चर था, वैसे ही अगला लेक्चर हमारा फॉरफिटिंग के बारे में भी होगा। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों एक साथ पढ़ लेने से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, फॉरफिटिंग आपको क्लियर हो गई होगी। 2-3 मेजर बातें हैं, उसमें 80% तक जो है फैक्टरिंग में 80% तक क्रेडिट अवेलेबल है, इसमें 100% तक अवेलेबल है, और इसमें विदाउट रिकोर्स ही अवेलेबल होती है। इसमें जो आपकी फॉरफिटिंग है वो विदाउट रिकोर्स ही अवेलेबल होती है, विथ रिकोर्स अवेलेबल नहीं होती है। तीसरा, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी जरूर से जरूर इन्वॉल्व रहती हैं। इसमें कुल मिलाकर के 5 पार्टियां इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि एक्सपोर्टर का बैंक, इंपोर्टर और उसका बैंक, एक्सपोर्टर और उसका बैंक, और साथ ही साथ फॉरफिटर, कुल मिलाकर के 5 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट लिखे हुए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसी के साथ में फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टरिंग के बारे में, काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।